Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. As we all know कि for your exam हम previous year question discuss कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम previous year question discuss करेंगे जो बाकी TGT एग्जाम्स में आए हुए हैं. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. लेट्स सी जो सबसे पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय कि जो वेरिएबल वैलेंसी है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है. वैलेंस एलिमेंट के थ्रू, ट्रांजिशन एलिमेंट के थ्रू, ग्रुप एलिमेंट के थ्रू या फिर एल्केलाइन एलिमेंट के थ्रू. तो बात करूं अगर मैं वेरिएबल वैलेंसी तो एलिमेंट दैट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी आर सेड टू हैव वेरिएबल वैलेंसी. इज दैट क्लियर? तो पहले बात कर लेते हैं वैलेंस एलिमेंट. तो ऐसे एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते हैं बाय यूजिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ट्रांजिशन एलिमेंट कि मेटल जो कहाँ पाए जाते हैं फाउंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो किस लिए जाने जाते हैं, जो कलरफुल कंपाउंड की फॉर्मिंग के लिए जाने जाते हैं और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है. आफ्टर दैट ग्रुप एलिमेंट की ऐसे एलिमेंट दैट आर इन सेम वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल और जो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. एल्केलाइन एलिमेंट एज वी ऑल नो कि एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज एल्केलाइन एलिमेंट. जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. तो जो वेरिएबल वैलेंसी जो एग्जिबिट की जाती है तो वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट. तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो लेट्स सी कि there are element which differ in the capacity to combine with other element. अब ये जो डिपेंड करेगा ये किस पर करेगा, this depend on the nature of reactions. The property of such kind of element is called variable valency. जैसे for example the iron in ferrous oxide exhibit a valency of +2, वहीं फेरिक में क्या होगी +3. Is that clear? तो ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट कॉमनली रेफर टू द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट और वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ड्यू टू द पार्शियली फिल्ड सबसेल. और ट्रांजिशन एलिमेंट वही एलिमेंट होते हैं हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ सबसेल इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑक्टेव रूल फॉलो, कि निम्नलिखित में से किस एलिमेंट तक ऑक्टेव्स रूल का फॉलो किया जाता है. तो एज वी ऑल नो कि जो ऑक्टेव रूल फॉलो किया जाता था किस एलिमेंट तक, वो किया जाता था सिर्फ कैल्शियम. ठीक है, लेट्स सी. तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम, तो पोटेशियम हो गया गलत. कोबाल्ट भी गलत. कैल्शियम, तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर. वहीं अगर बात करूं इसकी एक्सप्लेनेशन की तो जॉन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था, इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट अप टू कैल्शियम. ठीक है जी, और ये लॉ कहता है कि दिस लॉ इज से दैट कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और हर एक 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी टू द फर्स्ट एलिमेंट. बट ये जो लॉ था ये लॉन्गर टाइम तक वैलिड नहीं था आफ्टर कैल्शियम बिकॉज क्योंकि हर एक 8 एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था एज द फर्स्ट एलिमेंट. तो दिस लॉ ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास, और जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास हायर था तो उन पर भी ये लॉ जो था ये एप्लीकेबल नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ, जब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में. किसमें? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में. तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 and potassium iodide that is Ki. क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऑब्जर्व किया जाएगा जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को ऐड करा जाएगा किसमें? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, यानी कि AgNO3 प्लस Ki. तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा AgI. ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा AgI प्लस KNO3. तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgIs फॉर्म. ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgIs फॉर्म. तो जो आपका सी ऑप्शन होगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgIs फॉर्म इज करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, कि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को जब हम ऐड कराएंगे किसमें? सिल्वर नाइट्रेट में, तो एक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड AgI क्या होगा? फॉर्म होगा. इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है द केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज। तो मार्बल का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है द सुटेबल रिएक्शन दैट विल कन्वर्ट बेंजीन टू टोलिन। बताना है कि वो कौन सी सुटेबल रिएक्शन है जो बेंजीन को किस में कन्वर्ट करती है? टोलिन में। तो एज वी ऑल नो कि जो बेंजीन है दैट इज बेंजीन, ये कैसा है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आप सबको बात पता होगी। तो बेंजीन जब किसके साथ रिएक्ट करता है? तो व्हेन अ बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, की जब बेंजीन जो है CH3Cl एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है टोलिन CH3 और HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो वो फॉर्म करता है टोलिन। और ये रिएक्शन कौन सी है? आप सबको पता होगा, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो लेट्स सी, एल्डोल कंडेंसेशन इनकरेक्ट, हाइड्रोजिनेशन एंड एडिशन इनकरेक्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? वॉशिंग सोडा में पूछा है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या है? दैट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वही फॉर्मूला पूछ ले, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, कॉमन नेम क्या था? दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और फॉर्मूला होता है, ये होता है दैट इज Na2CO3.10H2O। तो कितने हैं? तो how many molecules? So that is 10 molecules of water of crystallization are there in a molecules of washing soda. तो ये है 5B3 जो C ऑप्शन है 10, that is the correct answer। और ये यूज कहाँ किया जाता है? as we all know, यूज किस लिए किया जाता है? remove permanent hardness of water, remove permanent hardness of वाटर। ठीक है, मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट कराया था, ठीक है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल्स पढ़ना है तो उसके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है जो सभी टीजीटी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो आप बैच भी ले सकते हैं, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं, वहां आपको इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बैच जो है आपका वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आइए क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन गैस टुवर्ड लिटमस इज। कि पूछा है कि नाइट्रोजन गैस का क्या बिहेवियर होगा टुवर्ड लिटमस। तो आप सबको पता होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता, ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। इट मींस जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा। ठीक है, जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा और जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कैसा है? दैट इज अ न्यूट्रल। ठीक है, तो लेट्स सी, फर्स्ट एसिडिक इनकरेक्ट, बेसिक इनकरेक्ट, न्यूट्रल जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। लेट्स सी, तो नाइट्रोजन गैस इज न्यूट्रल इन नेचर, तो इसके पास ना तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो जब व्हेन नाइट्रोजन गैस इज एक्सपोज टू लिटमस पेपर तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। और ये ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन गैस है दैट इज अ केमिकली इनर्ट, तो वो कोई लिटमस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिकेशन वैल्यू। कि इनमें से किसकी कैलोरीफिकेशन वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है? ब्यूटेन की, इथेन की, नेचुरल गैस की या फिर मीथेन की। इजी क्वेश्चन और बहुत बार पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर्ट गैस दैट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। की वो कौन सी इनर्ट गैस है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है? तो दैट इज ज़ीनॉन।
दैट इज xenon जो है दैट इज अ इनर्ट गैस दैट forms large number of compound, जो large number of compounds का formation करती है। तो पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है नियोन, तो नियोन तो हो गया आपका गलत। दूसरा है जिनोन, तो इससे होगा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, जनरली जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं डू नॉट प्रिफर फॉर्मिंग कंपाउंड एज वी ऑल नो, क्योंकि दे हैव फुली फिल्ड स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। बट जो जिनोन है एज अ नोबल गैसियस एलिमेंट, ये क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे HCF2, HCF4, HCF6। तो इट इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन, और ये ज्यादा से ज्यादा जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ करता है। तो जिनोन इज नोन एज लार्ज इन साइज, हेंस द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस इज वीकर, तो विच मेक इट रिएक्ट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? जो जिनोन है वो किस लिए, उसका जो साइज है वो ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है टू द न्यूक्लियस वो कम हो जाता है, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ ये क्या कर लेता है, रिएक्ट करता है। देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनोन इज अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइटस। क्या पूछा है कि क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले क्रायोलाइट दैट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट दैट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है जी, क्रायोलाइट दैट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और जो फॉर्मूला होता है उसका Na3Al F6, that is the formula of cryolite, Na3Al F6। So let's see, पहला है NaF, गलत, ये हो जाएगा Na3Al F6, वो भी ऑप्शन होगा, that is the correct answer। ठीक है, तो ये कुछ और है, उनके नेम है, that is metal, जैसे Fe2O3 that is hematite metal iron, Al2O3.10H2O bauxite aluminium, ZnCO3 smithsonite metal कौन सा है, that is zinc। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो Na2 है, Na2O जो है दैट इज द मोस्ट बेसिक, तो जो आपका ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो Na2O है दैट इज द मोस्ट बेसिक। सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, एज वी ऑल नो कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। वहीं मैं बात करूं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, जो बेसिक नेचर होता है ऑफ देयर ऑक्साइड वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एल्केलाइन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन अदर ग्रुप ऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीयर गैस, की इनमें से कौन सी टीयर गैस है। तो जो टीयर गैस होती है दैट इज CCl3NO2, जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इसे जरूर देखेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्लोरोपिक्रीन, इसे क्या कहा जाता है, इज वन टाइप ऑफ टीयर गैस एजेंट। ठीक है जी, क्लोरोपिक्रीन दैट इज वन टाइप ऑफ टीयर गैस एजेंट। ध्यान रखना कि क्लोरोपिक्रीन इज वन टाइप ऑफ टीयर गैस एजेंट। ये स्टिमुलेट कहां से होता है, इट स्टिमुलेट द नर्व विच सप्लाई द टीयर ग्लैंड ऑफ आवर आई एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द टीयर। जो यूज कहां किया जाता है, इट इज वाइडली यूज्ड इन रियॉर्ड कंट्रोल नाउअडेज। और जो केमिकल नेम होता है क्लोरोपिक्रीन का वो होता है ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। जो फॉर्मूला होता है CCl3NO2, और क्लोरीन गैस जो है वो यूज की जाती है, इज यूज्ड इन टीयर गैस। और क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीयर गैस, इनमें से कौन सी टीयर गैस है, तो CCl3NO2 इज अ टीयर
गैस, ठीक है। CCl3NO2 इज अ टीयर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, कि इनमें से किस कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है मीथेन CH4, तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है कोवेलेंट NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आयनिक SO2 में होता है कोवेलेंट NaOH ऐसा है जिसमें आयनिक भी है और कोवेलेंट भी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, तो वो किससे करते हैं, वो करते हैं 2n स्क्वायर से। तो पहला है 2n, गलत, 2n स्क्वायर बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो इसे समझेंगे डिटेल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम वो डिटरमाइन किससे किया जाता है, बाय 2n स्क्वायर, n का मतलब दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो बात की जाए अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट या फिर शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, शेल नंबर है, एनर्जी लेवल है, विच इज 1 फॉर k शेल, 2 फॉर l शेल, और बाकी ऐसे हम फर्दर पढ़ते जाते हैं। तो लेट्स सी, फॉर फर्स्ट शेल, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2। तो एज द फर्स्ट शेल ओनली s ऑर्बिटल विच कैन एकोमोडेट ओनली इलेक्ट्रॉन दैट इज 1s स्क्वायर। वहीं बात करें सेकंड शेल की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दैट इज 4, 2 into 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सेकंड सब शेल देयर आर s and p ऑर्बिटल एंड दैट कैन एकोमोडेट 2 and 6 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। जो कॉन्फिगरेशन होगा दैट इज 2s2 2p6। आफ्टर दैट थर्ड शेल के लिए भी सेम है, दैट इज 18, तो जो एकोमोडेट दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2 3p6 3d10। फिर फोर्थ शेल के लिए दैट इज 32, और जो कॉन्फिगरेशन है दैट इज 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14, ठीक है। तो जो थर्ड शेल में है, तो ये किसके लिए, इन द थर्ड शेल डी ऑर्बिटल आर ऑल्सो देयर विच कैन एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना कितने 10। वहीं फोर्थ शेल में f ऑर्बिटल आर ऑल्सो देयर विच कैन एकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ 10 या 14। सेकेंड शेल में क्या आता है, s और p विच कैन एकोमोडेट 2 and 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितने हैं, फर्स्ट शेल में है 1s स्क्वायर। वहीं बात करें किसकी, सेकेंड शेल की, तो इसमें है 2 and 6। वहीं बात करें थर्ड शेल की, d ऑर्बिटल 10 और 4 की करें f ऑर्बिटल दैट इज 14, ठीक है, दैट इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, विंड या फिर टाइडल एनर्जी। तो बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन नॉट बी रिन्यूड एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे कोल, न्यूक्लियर, ऑयल और नेचुरल गैस। ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल के। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यू नहीं किया जा सकता इफ यूज्ड वंस, ठीक है, तो इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो एटॉमिक थ्योरी जो मैटर की वो किसने दी थी, वो दी थी जॉन डाल्टन ने। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड, कि डायमंड के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है। डायमंड क्या है, दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हर एक कार्बन एटम जो है वो लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम से। ये बात सही है कि हर एक कार्बन एटम जो है वो लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम से, ये बात तो सही है। पूछा है कि कौन सी सही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म, बात तो सही है कि जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म होता है। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग, हार्ड टूल्स को शार्प करने के लिए इसका यूज होता है, ये भी बात सही है। इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, तो हम डायमंड को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं करते, हम ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक वेट इजी है, आप बता सकते हैं, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन इथेन एंड क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप होमवर्क में और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया और ये DSSB में भी पूछा गया है और बाकी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।